नमस्कार। आज गांधी जयंती के अवसर पर हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। मैं गांधी जी की पुण्य स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जब हम गांधी जी को इस तरह सामूहिक रूप से स्मरण करते हैं तो उसका उद्देश्य तो स्पष्ट ही है कि हम उस राष्ट्रपिता को याद कर रहे हैं जिसकी अनमोल विरासत के हम वारिस हैं। दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ये भी पड़ताल करें कि उस धरोहर को, उस विरासत को हमने संभाल कर सुरक्षित रखा भी है या नहीं। वो विरासत क्या है? गांधी जी एक व्यक्ति मात्र नहीं थे जो जन्मे, जिए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांधी जी वस्तुतः एक विचार हैं, एक समूचा जीवन दर्शन है, एक जीवन शैली है। उनका ये दर्शन, जिसे गांधीवाद कहा जाता है, यही गांधी है जो साकार नहीं लेकिन निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे मन में बहुत गहरे एक प्रबल संस्कार के रूप में विद्यमान है। गांधी जी एक राजनेता मात्र नहीं थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी एक क्रांति थे जिन्होंने काल की दिशा को अपनी तरफ मोड़ लिया और ये करके दिखा दिया कि महापुरुषों के संकेत पर इतिहास रूप बदलता है। उन्होंने हमारे जीवन के हर पहलू को छुआ, उस पर सोच विचार किया और एक नया जीवन दर्शन काल के अनुरूप तैयार किया, जिसमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी समस्याओं के समाधान थे। आज की ज्वलंत समस्याओं को गांधी जी द्वारा स्थापित आस्थाओं, अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना, उसका पुनरावलोकन करना मेरा आज का उद्देश्य है। संसार का ध्यान गांधी जी की तरफ इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु बल के समक्ष आत्मबल का शस्त्र अपनाया। तोपों और मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया। ये इसलिए नहीं किया कि अंग्रेजों की दुर्दमनीय ताकत का मुकाबला हिंसा से करना कठिन था। ये इसलिए किया कि वे समाज को ये सिखाना चाहते थे कि मनुष्य जब तक पशु बल का प्रयोग करने को बाध्य है तब तक वो पूरी तरह से मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। भारतीय स्वाधीनता एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, परंतु उससे भी बड़ा ध्येय था मनुष्य के स्वभाव को बदलना। ये सिद्ध करना कि जिन लक्ष्यों को पाने के लिए हम पशु बल का प्रयोग करते हैं, उन्हीं लक्ष्यों को बहुत मानवीय तरीकों से भी प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने पहली बार अहिंसा की बात नहीं कही थी। इस देश में अहिंसा की एक लंबी परंपरा रही है। उपनिषद, बुद्ध, महावीर सबने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म की बात की। लेकिन गांधी जी से पहले इतने बड़े व्यापक परिदृश्य में अहिंसा की परख किसी ने इस तरह से नहीं की थी। आत्मबल शारीरिक बल से श्रेष्ठ है, इस सत्य को जितना भारतवासी जानते थे उतना अन्य देशों के लोग नहीं। फिर क्या कारण है कि आज हम समाज में चारों तरफ अहिंसा का ऐसा तांडव देख रहे हैं? हमारी कानून व्यवस्था उसे नियंत्रण करने में असफल सिद्ध हो रही है, उसे कठिनाई आ रही है। हमारा प्रतिरोध एकदम हिंसक हो जाता है। आए दिन यहाँ वहाँ दंगे हो रहे हैं, उन्मादी भीड़ बेकाबू हुई जाती है, सार्वजनिक संपत्ति जला दी जाती है, किसी भी छोटे कारण से गोलियां चलने लगती हैं। असहिष्णुता
वैमनस्य और घृणा लगता है अपना चरम लांघ चुके हैं। आतंकवाद कई दशकों से फल फूल रहा है। बच्चे और किशोर पुलिस और सेना के जवानों पर पत्थर फेंक रहे हैं और हद तो तब हो जाती है जब लोकसभा, राज्यसभा जैसे गरिमामय स्थानों पर हमारे जन प्रतिनिधि तक मारपीट और गाली गलौज पर उतर आते हैं। आज जब लोग गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो प्रश्न ये भी उठता है, क्या हिंसा को और अधिक भयंकर हिंसा से कभी रोका जा सका है? रक्त की प्यास क्या रक्त से बुझाई जा सकती है? हाँ, महाभारत में ऐसा हुआ था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। अशोक यही प्यास बुझाने कलिंग विजय के लिए निकले थे। परिणाम क्या हुआ? घना वैराग्य और पूर्ण मोह भंग। आज आवश्यकता है कि हम एक बार फिर गांधी जी की शरण लें और अहिंसा के मूल सिद्धांत को आज की बदली हुई परिस्थितियों में नए रूप में, नए रंग में अपनाएं, उनको पुनर्परिभाषित करने का यत्न करें, नए संदर्भों के अनुकूल बनाएं, परंतु मूल रूप में अहिंसा ही हमारे राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार होनी चाहिए। गांधी दर्शन में महिलाओं की भूमिका पर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गांधी के भारत को दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान माना जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की बराबर भागीदारी रही है। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे भारत की स्त्रियां गांधी के आंदोलनों और सत्याग्रहों में कूद पड़ी थी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। गांधी जी ने पितृसत्ता का आधुनिक अर्थों में खुल्लम खुल्ला विरोध भले ही ना किया हो, परंतु जो स्त्री विरोधी घिसी पिटी परंपराएं थीं, उनको निर्भीक होकर तोड़ा और चुनौती दी। बाल विवाह, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा, कोई भी ऐसा स्त्री संबंधी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान गांधी जी ने ना सुझाया हो। उन्होंने स्त्री को हर क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष बराबर का स्थान दिया। वो पुरुष से किसी भी तरह कमतर नहीं है, ये बात गांधी जी ने कही, बल्कि आत्मबल में पुरुष से भी ज्यादा श्रेष्ठ है और मातृत्व उसे और भी अधिक महिमा मंडित और गरिमा मंडित करता है। वो मानते थे कि अपनी अपार क्षमताओं को जागृत और विकसित करने के स्त्री को पूरे और समान अधिकार मिलने चाहिए और इसके लिए उन्हें अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। अपने समय के हिसाब से वे बहुत बड़े नारीवादी थे, मैं ये मानती हूँ। यद्यपि आज के उग्र फेमिनिस्ट विचारक उन्हें पितृसत्ता का ही पोषक मानते हैं, उन्होंने स्त्री की छवि को नई गढ़न दी, उसे एक वस्तु न मानकर उसकी अस्मिता को नई पहचान दी। ये कहा कि वो भोग विलास की वस्तु नहीं, उसे सजी धजी निरीह गुड़िया बनकर नहीं रहना, बल्कि समाज और देश के हित में अपने दायित्वों का और कर्तव्यों का निर्वाह करना है। नर और नारी के संबंधों का जैसा निश्चित और सहज निदान मार्क्स ने किया, लगभग वैसा ही अपनी संस्कृति के दायरे में गांधी जी ने भी किया। वे मानते हैं कि जिसमें एक की विजय है, उसमें दूसरे को भी विजय मिल सकती है। खेत, खलिहान, कल कारखाने दोनों के कार्य क्षेत्र हैं। ज्ञान विज्ञान पर दोनों का समान अधिकार है। ये सही है कि गांधी जी ने नारी को घर के कार्यों और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया, परंतु उन्होंने पुरुषों को भी घर के काम में हाथ बटाने की सलाह दी।
उनसे आग्रह किया कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे कहा जाए कि इसे पुरुष नहीं करेगा और इसे स्त्री करेगी, या स्त्री नहीं करेगी तो पुरुष करेगा। 100 साल पहले से ये सभी बातें बहुत क्रांतिकारी थी। एक अकेला व्यक्ति जितनी चाहे उतनी ऊंची उड़ान एक अकेला व्यक्ति जितनी चाहे उतनी ऊंची उड़ान भर सकता है या छलांग लगा सकता है, पर जब पूरे समाज को साथ लेकर चलना होता है तो अपनी क्षमता से ऊंची उड़ान विध्वंसक हो सकती है। नारी जाति के विरुद्ध आज सबसे बड़ा अपराध घरेलू हिंसा और बलात्कार है। आए दिन स्त्री के प्रति हिंसा की ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और अधिक भयंकर होती जा रही हैं। कहीं मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाता है, कहीं रेलगाड़ी के नीचे कुचले जाने के लिए धकेल दिया जाता है। वहीं कौन रुकता है? निरीह मासूम बच्चियों तक को, 4-5 साल की बच्चियों तक को हवस का शिकार बनाकर मार देना जैसे एक शगल हो गया है। बलात्कार की इतनी अधिक घटनाएं दिल दहला देती हैं। ऐसी पेशाची वृत्ति और ऐसी राक्षसी कृत्य जिनको कहना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, उन्हें हम दिन रात देख रहे हैं। कितने लोगों को फांसी दी जा सकेगी? न्याय की धीमी गति और कानून के दांव पेच अपराधियों का दुस्साहस बढ़ाते चले जाएंगे। अगर हम अपने बूते पर कुछ कर सकते हैं तो वो है केवल हृदय परिवर्तन। गांधी दर्शन में ऐसे जघन्य अपराधों का भी निदान मिल सकता है। गांधी जी ने स्त्री पुरुष सबके लिए जिस एकादश व्रत का उपाय बताया, उसमें सरल सादा जीवन, संयम, अनुशासन, इंद्रिय निग्रह आदि पर बहुत अधिक बल दिया गया है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान चित्त वृत्तियों को सहज संतुष्टि पर बल देता है। इसीलिए कुछ लोग गांधी जी को सनकी भी कह देते हैं, परंतु अहिंसा और सत्य के जिन उच्च मूल्यों को प्राप्त करना किसी का उद्देश्य हो, उसे मन को संयम में रखे बिना और इंद्रिय निग्रह के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम और परपीड़ा को समझना, सहानुभूति और करुणा, ये सब गांधी दर्शन के मूलाधार हैं। गांधी जी के अनुसार बताए गए सभी प्राप्य मूल्य वस्तुतः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबका ही उद्देश्य एक है। वो उद्देश्य है इंसान को एक बेहतर इंसान बनाना, पशु वृत्तियों को नष्ट करके मन का परिष्कार करना। इससे अधिक मनोवैज्ञानिक और कौन से उपाय हो सकते हैं? सरकार अपने स्तर पर, न्याय व्यवस्था अपने बूते पर जो कुछ करना जरूरी है वो करेगी, लेकिन हम लोगों के लिए, एक मनुष्य मात्र के लिए अपने से ही हर मुहिम जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। तो गांधी जी के ये उपाय भले ही बहुत कठिन लगते हों, कठिन तो हैं भी, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। इतना ही। धन्यवाद।